Hello, myself Kamal Singh Shekhawat. I am the postgraduate student at the Thapar University in the Department of Electrical and Instrumentation and I am also a teacher. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भारत की जो न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वो फाइनली कल कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है। तो अब जो एजुकेशन का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो डेफिनेटली चेंज होगा। तो उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आने के लिए ही कराया गया है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कुछ पॉजिटिव भी आएंगे, कुछ नेगेटिव भी होंगे। लेकिन जो पॉलिसी लाई गई है वो लाना बहुत ज़रूरी था। जो अपनी लास्ट पॉलिसी थी 1986 में आई थी, आज से 34 साल पहले, तो इतने सालों तक कोई पॉलिसी आई ही नहीं एक ऐसे बड़े कंट्री में। जो एजुकेशन पॉलिसी को अपन को हर 15-20 साल में रिफॉर्म करना ही करना चाहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या होता है, चीज़ें वेरी करती जाती हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड होती है। अपन वही एक जो धर्रे से अपन चीज़ें पढ़ रहे थे, रट्टा एजुकेशन सिस्टम था, उसी पे अपन चल रहे थे। लेकिन फाइनली एक अच्छी चीज़ यह है कि फाइनली देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, तो फाइनली चीज़ आई है। अब अपन बात करेंगे, यह वीडियो यह नहीं होगा कि इसके अंदर क्या है, ऑब्वियसली हम बात करेंगे इसके अंदर क्या है, लेकिन इसको इफेक्टिवली अपन कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक पेरेंट हो, चाहे आप एक टीचर हो, तीनों ही के लिए मैं बात करूंगा। या फिर आप एक नॉर्मल कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी हो सकता है, सभी के लिए वीडियो एसेंशियल है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी और आपको वीडियो अच्छा भी लगेगा, है ना। तो अभी अपन बात करते हैं, ये मैंने आपका जो कल जो नोट आया था ऑफिशियल पीआईबी का, तो कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पेविंग वे फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री। जैसा कि हम सबको पता है ये ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स क्यों लाए गए, स्कूल और जो आपकी हायर एजुकेशन है उसके अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए। तो अपन इसके कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे और उसके अंदर क्या है पहले उसकी बात करेंगे, और उसको अपन कैसे अपनी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि जो अपना अल्टीमेट गोल जो होता है लाइफ का क्या होता है कि अपन एक डिजायर्ड पाथ के अंदर सक्सेस अचीव करें और साथ ही साथ हैप्पीनेस को भी एक्वायर करें। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या कहा गया है। तो सबसे पहले मैं बात करूं क्या कहा गया है, दिस इज द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द 21st सेंचुरी एंड रिप्लेसेस द 34-year ओल्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ऑब्वियस सी बात है 1986 में जो अपनी आई थी, बिल्ट ऑन द फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ। अब इसके कुछ फाउंडेशनल पिलर्स हैं जिसके थ्रू इसको बनाया गया है, इस पॉलिसी को। क्या है वो पिलर्स? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। एक्सेस, हर किसी बच्चे को, हर किसी स्टूडेंट को एजुकेशन एक्सेस करने की इजी हो, मतलब वो इजीली एजुकेशन को एक्सेस कर सके, एक्वायर कर सके, इस पे फोकस किया जा रहा है। इक्विटी, सभी वर्गों को समान रखा जाए ताकि कोई भी बच्चा, चाहे वह दलित है, चाहे किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है, तो भी वो एजुकेशन को एक्वायर, ऐसा नहीं हो कि पैसा ओरिएंटेड आपकी एजुकेशन रहे। क्वालिटी, क्वालिटी पे फोकस किया जाएगा। अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी मतलब बहुत ही नॉमिनल फीस में एक बच्चा एजुकेशन को एक्वायर कर सके। और अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, किसी की जिम्मेदारी हो, क्योंकि अकाउंटेबल होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बात करूं, आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके लिए अकाउंटेबल हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। तो इस तरीके की चीजें हैं। इनका क्या एजेंडा रखा है इन्होंने, 2030 को इन्हें एजेंडा मान के चल रहे हैं कि 2030 तक हम ये चीजें एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। देखिए एक चीज सिंपल सी बात है, ये जो पॉलिसी आई है कुछ साल में, कुछ महीनों में इंप्लीमेंट नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे कि एक साल के अंदर चीज़ें चेंज हो जाएगी, क्योंकि लेकिन जो चेंज होगा वो एक बहुत ही ड्रास्टिक और एक बहुत ही बढ़िया चेंज आने वाला है अपने, है ना। क्योंकि एजुकेशन में बोलते हैं कि अभी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट शुरू में होता है, लेकिन जो उसके रिटर्न्स हैं बहुत ही शानदार है अगर आप एक रियल एजुकेटेड पर्सन हो तो अब अपन बात करते हैं कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं अपन, सबसे पहले मैं बात करता हूं स्कूल एजुकेशन लेवल पे। तो इनका मेन एम क्या रखा गया है कि अबाउट 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल बी बॉट बैक इनटू द मेन स्ट्रीम अंडर द NEP, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इनका मेन ये रहेगा कि 2 करोड़ जो बच्चे हैं
जो आउट ऑफ द स्ट्रीम हो गए थे इस पुरानी पॉलिसी की वजह से, चाहे इंटरेस्ट कह लीजिए, इंटरेस्ट कोई डेवलप नहीं हो रहा था, स्टडीज़ एक बोझ बन गई थी, है ना, कि सिर्फ स्कूल जाना है, परसेंटेज बनाने हैं, नौकरी पाना है, वहीं तक ही अपनी एजुकेशन सीमित हो गई थी। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि वापस हम उसको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे। जो पेरेंट्स, अगर मैं बात करूं जैसे अपनी अन्नपूर्णा योजना है, बच्चे स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें खाना मिल सके, उसके अलावा हाँ मैं बात मान रहा हूं कि वो एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन उसके मेजर जो उसके लिए अपन जा रहा है बच्चा, दैट इज एजुकेशन, है ना, वो एक की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होना चाहिए। तो वापस 2 करोड़ बच्चों को लाने की मेन स्ट्रीम में बात हो रही है। एक बात यह हुई। फिर मैं बात करूं तो अब देखिए, अब एक चीज मैं बात करता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने रखी है कि वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट इन द स्कूल फ्रॉम द 6th ग्रेड विल इंक्लूड इंटर्नशिप्स। कहने का मतलब यह है, आप सबको पता था अभी तक जो अपनी एजुकेशन थी, जिससे मैं बात करूं स्कूल लेवल की, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, तो 10+2 के फॉर्म में थी। अब क्या कर देंगे ये लोग, 5+3+3+4, मतलब 3 साल प्री स्कूल है, आंगनवाड़ी, देन 1st to 5th, देन 9th और देन 12th करके इन्होंने तोड़ा है। तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप 5 को 2+3 बोल लीजिए या 4+1 बोल लीजिए, बात वो सेम ही रहेगी। लेकिन एक अच्छी चीज़ इन्होंने अब करी है कि 6th के बाद बच्चा अपनी इंटरेस्ट की चीज़ कर सकता है। जैसे सपोज कोई बच्चा कोडिंग में इंटरेस्टेड रखता है, कोई किसी को कोडिंग में इंटरेस्ट है, 5th के बाद वो बच्चा कोई थोड़ी बहुत कोडिंग करना चाहता है, तो उसको उससे रिलेटेड इंटर्नशिप, उससे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा, जो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, है ना। सपोज कोई बात करूं, कोई जर्नलिज्म में कुछ अच्छा करना चाहता है, उसे बोलना अच्छा लगता है, या फिर कोई डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, कोई स्पोर्ट्स में काम करना चाहता है, तो जिस फील्ड में, कोई योग में करना चाहता है, तो उसको उस अपने फील्ड से काम करने का मौका मिलेगा। और उससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी साइड बाई चीज़ें होती हैं वो आपको बूस्ट करती है आपकी मेन चीज़ में, आपकी जो जैसे बोलते हैं ना कि सेकेंडरी थिंग्स हैं ये, लेकिन अगर इन सेकेंडरी थिंग्स में आप अच्छे हो जाते हो तो आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बियॉन्ड द एवरेज हो जाता है, जिससे आप चीज़ें बहुत ही अच्छे से सीख पाते हो, है ना। तो ये एक अच्छी चीज़, बहुत ही अच्छी लगी, है ना। अब बात करते हैं असेसमेंट रिफॉर्म्स की। असेसमेंट रिफॉर्म्स का मतलब है कि जो रिजल्ट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी पेरेंट के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए क्या रहता है कि उसका रिपोर्ट कार्ड। अब तक क्या होता था कि बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में क्या शो होता था, परसेंटेज कैसे बनते हैं, रट्टा मार के। आप सब जानते हैं, हम सब ने ग्रेजुएट्स हैं, स्कूल लेवल पे पढ़े हुए बच्चे हैं, सबको पता है कैसे परसेंटेज बनती है एकेडमिक में, सब रट्टा मार तोता वाली बात होती है। तो उसके अंदर क्या चीज़ शो होती थी रिपोर्ट कार्ड में, आपके परसेंटेज, और परसेंटेज कैसे होते हैं, आपने कितना अच्छा आप रट्टा मार सकते हो, है ना। लेकिन अब इसके अंदर रिफॉर्म किया गया है और एक स्कीम है परख। परख क्या है, एक परख का एक एक्रोनिम ये रखा गया इन्होंने, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। कहने का मतलब है ये है कि एक न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर रखा जाएगा जो परख करेगी बच्चे के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट की, कि उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को उसके रिपोर्ट कार्ड में शो करेगी। कि सपोज वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसके वो ग्रेड क्यों नहीं शो हो रहे, वो वहाँ शो होंगे, और ओवरऑल एक उसका एक क्या बोलते हैं क्रेडिट बनेगा, एक परसेंटेज सिस्टम बनेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, तो एक बात यह हुई। ठीक है, तो इतनी बात हुई। अब बात करते हैं, एक पॉइंट है रोबस्ट टीचर रिक्रूटमेंट एंड करियर पाथ। अब सुनिएगा, इन्होंने क्या कह रहे हैं कि जो आपका टीचर का जो रिक्रूटमेंट होता है, एक कॉमन सी अवधारणा है कि जिनका कहीं नहीं होता वो टीचर तो बन ही जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही नेगेटिव सोच है, बहुत ही गलत अवधारणा है ना। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैं मानता हूँ, ऐसे बहुत जगह देखते होंगे आप, ऐसे आपको मिलते होंगे लो क्वालिटी स्टैंडर्ड के टीचर्स, है ना, लेकिन बहुत सारे अच्छे भी हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के टीचिंग करते हैं, है ना। तो अब क्या किया जाएगा, एक कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स रखा जाएगा, जिसका नाम क्या रखा है, NPST। इसका मतलब अब कोई ऐरा गैरा टीचर नहीं बनेगा, एक कॉमन स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाएंगे कि भैया आपको ये सब आता है तो आप एक टीचर के लिए एलिजिबल हो, अगर नहीं आता है देन आप कोई और जॉब ट्राई कीजिए, जो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। क्यों? क्योंकि जब तक इस पर स्टैंडर्ड्स थोड़े से टाइट नहीं होंगे तब तक क्या होगा कि अगर टीचर को नहीं आता तो वो स्टूडेंट को कैसे सिखाएगा। आप देखिए
आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, बहुत सारी वीडियोस आप वायरल होते हैं, टीचर को पॉलिटिकल साइंस बोलना नहीं आता है, पॉलिटिकल साइंस टाइप बोलते हैं, तो ऐसे टीचर बच्चों को क्या सिखाएंगे, आप खुद सोच समझ सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें एक बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस की टीचर से रिलेटेड। अब बात करते हैं, ये तो हुई स्कूल एजुकेशन पे, अब अपन चलते हैं हायर एजुकेशन के ऊपर। अब इसके अंदर इन्होंने एक पॉइंट रखा है, दैट इज इंक्रीज GER टू 50% बाय 2035। अब सबसे पहले आती है GER क्या है। GER की फुल फॉर्म है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, एक इंडेक्स है। इसका मतलब ये होता है कि आप कि कोई भी कोर्स के अंदर, कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो, स्कूल लेवल हो, कोई भी कोर्स के अंदर कितने बच्चे एनरोल हो रहे हैं उस कोर्स के अंदर, तो उस इंडेक्स को उसके थ्रू शो किया जाता है। तो जो भारत सरकार का एम है कि 2035 तक हम इंक्रीज कर देंगे 50% GER को। अच्छा इनिशिएटिव है। अब इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है वो तो इंक्रीज होगा ही, क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें बदल रही है। तो इसके अंदर अपन हायर एजुकेशन के अंदर सीट्स को भी बढ़ाया जाएगा, है ना, नई सीट्स को एम्प्लॉय किया जाएगा, तो एक अच्छी चीज़ है। अब एक जो हायर एजुकेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप किया जा रहा है वो है होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। इसका मतलब क्या है, जैसा कि हम सब जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे कि सपोज मैं हमारी बात करूं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की, तो जैसे सपोज बहुत सारे स्टूडेंट बीटेक करते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट और भी किसी फील्ड्स में होता है। सपोज फोटोग्राफी में हो सकता है, सपोज म्यूजिक में हो सकता है, सपोज उनका साइकोलॉजी में कोई इंटरेस्ट हो सकता है, सपोज योगा में हो सकता है, तो उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता। उनको वही जो उनका करिकुलम डिजाइंड है, सपोज कोई भी कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, चाहे मैं बात करूँ आपका इलेक्ट्रिकल का बच्चा है, मैकेनिकल का, तो उनको अपने सब्जेक्ट से पढ़ने को मिलते हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मिलती। और अगर मिल भी जाए वो सपोज पढ़, लेकिन उसको कोई एडवांटेज उन्हें नहीं होता उनके एकेडमिक में। पर्सनली तो बहुत एडवांटेज है, लेकिन एकेडमिकली उन्हें क्या होता है, उसका एडवांटेज नहीं होता। तो अब क्या किया जाएगा, इस तरीके के सब्जेक्ट्स आप बीटेक के साथ भी कर सकेंगे, अलग बीकॉम बीएससी कोर्सेज के साथ भी आप ये सब कर सकेंगे, और वो आपके जो आपका रिपोर्ट कार्ड है, जो आपका क्रेडिट है, उसमें शो होगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि सपोज बहुत सारे आप केसेस सुनते होंगे कि बीटेक के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, सपोज 1 साल की और कोई प्रोफेशन में चले गए, समझ में नहीं आई, या फिर 2 साल कर ली, तो उनको कोई फायदा नहीं मिला। अब क्या होगा, सपोज आपने यूजी में एडमिशन लिया और 1 साल कर ली, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर सपोज आपने 2 साल कंटिन्यू कर ली तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। और ग्रेजुएशन अगर सपोज मैं बात करूं 3 साल की है और 3 साल आपने कर ली तो आपको बैचलर की मिल जाएगी। और जैसे बीटेक वगैरह है 4 की है तो आपको बैचलर विद रिसर्च का आपको पूरे डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो अब एक चीज़ है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, मेरू को डेवलप किया जाएगा। मतलब क्या है कि सपोज IIT IIM में क्या होता है, यूजुअली टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, तो अब टेक्निकल कोर्सेज के साथ साथ आप जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं जो भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, तो वो भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लेवल की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जितनी भी हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये सब पढ़ने का मौका मिलेगा। तो एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। फिर मैं बात करूँ अपना अब एक चीज आती है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द स्टूडेंट, हायर एजुकेशन में मैं बात करूं, इसमें लिखा गया है एफर्ट्स विल बी मेड टू इंसेंटिवाइज द मेरिट ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू SC ST OBC एंड अदर कैटेगरीज। कहने का मतलब है जो भी पढ़ाई में अच्छे हैं, मेरिटिशियस स्टूडेंट्स हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, चाहे वो SC के हैं, ST के, OBC के। एक थोड़ा सा नेगेटिव ये लगा कि इसके अंदर जनरल कैटेगरी के बच्चे भी फाइनेंशियल वीक हो सकते हैं, है ना, तो उनको भी थोड़ा सा कुछ करना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है आगे चीज़ें। तो जैसे EWS का है, तो EWS कैटेगरी की तो ऑब्वियस सी बात है वो इकोनॉमिकल वीकर है, तो उनको भी इस तरीके की कोई सपोर्ट देना चाहिए। ठीक है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे MOOCs है ना, क्रेडिट बेस्ड रिकॉग्निशन। तो ये एक अच्छी चीज़ है। सपोज कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का कोई कोर्स है ना, तो वो कोई बच्चा करना चाहता है ओपनली, वो कॉलेज अटेंड नहीं कर सकता है ना, नहीं आ सकता कैंपस के अंदर, तो वो अपने घर बैठ के भी वो कोर्स कर सकता है, उसके प्रॉपर असेसमेंट देके, एग्जाम देके उस डिग्री को एक्वायर कर सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लगा है ना। तो ये बात होगी ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन पे तो जोर दिया ही जा रहा है। अभी कोरोना आया 2020 जनवरी मतलब मार्च के अंदर, जब कोरोना का कर दिया गया, स्कूलें बंद कर दी गई, एकदम से टीचर्स को बोल दिया गया कि आपको क्या करना है, ऑनलाइन पढ़ाना है बच्चों।
जो टीचर 20 साल से 10 साल से जिसने कभी ऑनलाइन का उसको कुछ भी नहीं पता, एकदम से उसे कह दिया कि ऑनलाइन, तो क्या वो अडेप्ट कर पाएगा इस पॉलिसी पे? जो बच्चे, इवन बच्चे भी अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हायर स्टडीज़ की चीज़ों को मैं इग्नोर करूं, जैसे लोअर स्कूल लेवल के बच्चे, पहले तो हमें ये कहा जा रहा था कि आप मोबाइल लैपटॉप इनसे दूर रहिए, और एकदम से कह रही है सरकार कि आप ऑनलाइन लीजिए, तो थोड़ा इसको अडेप्ट करना इतना ईजी नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए क्या कर रही है सरकार? नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF भी एक बॉडी डिजाइन कर रही है ना। अब बात आ गई, अब लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि फाइनेंसिंग एजुकेशन, तो सेंटर, अब इसके मैं बारे में बात करूं, आप सब जानते होंगे 2017-18 का डेटा की मैं बात करूं, डेटा की, तो जो भारत अपनी ओवरऑल GDP का 2.7% खर्च कर रहा था किस पे? एजुकेशन पे, जो कि बहुत ही कम है। ऑन एन एवरेज सरकार, मतलब गवर्नमेंट का ही डेटा है, 3% है ऑन एन एवरेज, तो जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिस पे आज इन्वेस्टमेंट होगा तो जो रिटर्न्स हैं वो बहुत बड़े मिलेंगे। अगर मैं बात करूं, जितनी भी डेवलपिंग कंट्री से जो डेवलप्ड हुए, उनने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट किया, अपने GDP का परसेंटेज, जैसे मैं बात करूं, जैसे जिम्बाब्वे, भूटान जैसे देश 7 to 7.5% अपना GDP का खर्च कर रहे हैं एजुकेशन पे। USA वगैरह ने, और अभी भी 5%, 5 to 6% के लमसम उनका रहता है ना। तो इसको अपना टारगेट इसमें यह कहा गया है कि न्यू पॉलिसी के अंदर कि हम 6% रखेंगे, जो कि बात 1968 में कह दी गई थी, जो पॉलिसी आई थी, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इंडिया दो वार से, पाकिस्तान के साथ वॉर, चाइना के साथ वॉर, तो इसकी वजह से डिफेंस पे थोड़ा सा अपन को बजट बढ़ाना पड़ा। लेकिन अभी इंडिया एक अच्छी सिचुएशन में, तो आई होप 6% चीज़ों, जो GDP का जो पार्ट है, उसको एक्वायर जल्दी से जल्दी हम कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब लास्ट मैं बात करता हूं कि ये पॉलिसी आई, अब इसको आप इंप्लीमेंट कैसे करें। सबसे पहले मैं बात करूं टीचर्स की, तो टीचर्स को नॉलेज एक्वायर करने पे ध्यान देना होगा। बहुत सारे से ट्रेनिंग चलाई जाएगी, कैंपेन्स चलाए जाएंगे, उसमें आपको रियली पार्टिसिपेट करना होगा, सीखने पे फोकस करना होगा। अगर आप यह वर्ग सीखेगा तभी तो सिखा पाएगा, है ना। अगर यह वर्ग सीखेगा नहीं तो कैसे वो स्टूडेंट को डिलीवर कर पाएगा। तो आप लोगों को सभी को सीखने पे जोर देना होगा। ये तो बात हुई टीचर्स की। फिर मैं बात करूं पेरेंट्स की। पेरेंट्स को जो अभी तक माइंडसेट यह चला आ रहा था कि पढ़ाई किस लिए, नौकरी पाने के लिए पढ़ाई नहीं की जाती है, एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई की जाती है। नौकरी तो एक उसका पार्ट है। अगर आप एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको एक नौकरी, तो क्या आप एक खुद स्टार्टअप भी कर सकते हो, आप खुद एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। नौकरी ही क्यों बनो, आप खुद मालिक भी बन सकते हो। तो पढ़ाई या रट्टा मार के सिर्फ आप नौकर बन सकते हो, मालिक नहीं बन सकते, है ना। तो मालिक बनने के लिए आपको क्या है, एजुकेशन, आइडियाज चाहिए। आइडियाज कहाँ से आएंगे, एक प्रॉपर नॉलेज के थ्रू आएंगे, ना कि रट। तो आपको परसेंटेज का जो आपका एक थिंकिंग है उसको चेंज करनी होगी। अगर आपका बच्चा थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी ला रहा है तो कोई ध्यान नहीं, लेकिन उसका डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो यह बात हुई पेरेंट्स की। और तीसरी बात स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट का भी जो मोटो रहता है, क्या रहना चाहिए, उन्हें सीखने पे फोकस करना होगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें होंगी, अभी ऑब्वियसली बात, ये पॉलिसी इतनी जल्दी नहीं होगी, लेकिन आपको सीखने पे फोकस करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेके, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप करना चाहते हो, वो उस फील्ड में आप अपना पाथ करियर बनाइए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर, सब में वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चीज़ को समझ पाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।